ठीक है, 5 मार्क्स का है। उसमें ए जो दे रखा है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे दिया, बी आपको जो दे दिया उसमें आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दे दिया। तो जो है उसमें क्या है 2 और हाफ, ठीक है, 2.5 मार्क्स का होगा ये क्वेश्चन, 2.5 मार्क्स का होगा। 2.5 मार्क्स में आपको 2 या 3 पन्ने तो भरने ही पड़ेंगे गाइस, और ये बहुत ईजी है भरने का मेथड। और ये बाकी रिटर्न पैटर्न जो है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, इसके लिए वीडियो लेके आऊँगी उस चैनल, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। तो आपको पूरे जिसमें 2.5 मार्क्स जो है वो पूरे पूरे मिलेंगे। आप रिएक्शन लिखेंगे, उसका रिएक्शन कैसे कैसे टेक प्लेस करी वो लिखेंगे। उसके बाद उसका मैकेनिज्म लिखेंगे, मैकेनिज्म लिखने के बाद मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करेंगे। तो ऑब्वियसली आपके 2 या 3 पन्ने जो हैं वो भरेंगे और आपको 2.5 पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। पूरे मार्क्स तो देता नहीं एग्जामिनर, तो वो आपको 2 मार्क्स जो है वो पूरे पूरे देगा। हाफ मार्क्स से भी डिटेक्ट कर सकता है वो, लेकिन उसको ज़्यादा ही अच्छा लगेगा, कुछ ज़्यादा ही अच्छा एग्जामिनर होगा तो वो आपको 2.5 मार्क्स फुल ऑन फुल देगा। ठीक है, उसके बाद है ऑर्गेनो सल्फरिक कंपाउंड। ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है आपको क्या करना है, इसमें मेथड ऑफ फॉर्मेशन और रिएक्शन, इसमें जो थायोल है, ठीक है, थायो ईथर हो गया और सल्फोनिक एसिड हो गया, सल्फोना अमाइड्स हो गया, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है और ये आते हैं गाइस। इनमें से एक ना एक टॉपिक जो है वो ज़रूर आता है हमारे उसमें। सल्फोनिक एसिड का आया था, ठीक है, सल्फर से रिलेटेड आता है, ज़रूर आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, इनकी रिएक्शन होगी, इसके बाद इनका मैकेनिज्म देखना है। उसके बाद हेट्रोथैलिक, ठीक है, अब आते हैं हम हेट्रोथैलिक कंपाउंड में। हेट्रोथैलिक सॉरी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। सॉरी गाइस, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा वो हो रहा होगा। तो इसमें क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको जो है पायरोनॉल, फ्यूरेनिन, सॉरी गाइस एक तो इसमें इतनी दिक्कत होती है ना, तो इसमें पायरेनॉल, फ्यूरेनिन, थायो और pyridine जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में, कि इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है और ये किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, इनकी रिएक्शन प्लस इनका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। ये देखो, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन pyridine एंड बेसिसिटी ऑफ pyridine, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें केमिकल रिएक्शन आपको क्या पढ़ना है, इसमें जो पायरोल, फ्यूरिन, थायोफीन और pyridine है, इनका आपको मैकेनिज्म पढ़ना है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे टेक प्लेस, पहले इसकी रिएक्शन क्या होती है प्लस उस रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसका मैकेनिज्म लिखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे टेक प्लेस करती है, और और इसमें क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है, पर्टिकुलर कैसे करती हैं। तो ये पूरा एक क्वेश्चन बन के आ जाता है, ठीक है। इसमें जो है इसमें 5 और 6 मेंबर ऑफ हेट्रोसिस इंट्रोडक्शन, 5 और 6 इंट्रोडक्शन भी पूछ सकता है, वट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो उसमें आपको पूरा ये एक क्वेश्चन बन के आ सकता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते क्या है, ये बन के भी आया था। प्रिपरेशन ऑफ रिएक्शन, कुछ ऐसी रिएक्शन है जो आपको पढ़नी है, जैसे फिशर, ठीक है, ये जो रिएक्शन जो मैं कर रही हूँ, जैसे फिशर आइडोल सिंथेसिस, क्रिस्वॉल्ड सिंथेसिस, ठीक है, ये जो है ये मैकेनिज्म, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद करनी थी, वैसे ये 3 जो है जो ये लिखी हुई है, फिशर इंडोल सिंथेसिस और ये बिश्रिन जो भी है ये, तो इन सब के बारे में आपको जो है वो आपको रिएक्शन जो है वो करनी पड़ेगी। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, क्लोरीन और आइसोक्लोरीन में क्या कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसको करके ज़रूर जाना, इनमें से टॉपिक बनने पक्के हैं, मतलब ऐसे समझ लो कि मेरी सेटिंग हो रखी है उन लोगों से और मैंने पूरा पेपर जो है वो लीक आउट कर दिया है। कार्बोहाइड्रेट्स में भी आपका जो है वेट अ मिनट, ओके, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है, ओसा जोन जो है ये तो कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया इसमें, ठीक है। तो ओसा जोन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें इसका वो करना है। इसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है, फिर जनरल स्टडी ऑफ डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, ये सब पढ़ के जाना, ठीक है, ठीक है। क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, मोनोसेक्राइड मैकेनिज्म, ठीक है, और ग्लूकोज टू फ्रक्टोज कैसे चेंज कन्वर्ट होता है, चेन लेंथनिंग, चेन शॉर्टनिंग एंड ऑल, ठीक है। थिनॉल एंड थियोथेनॉल, थेरोल, ग्लूकोज इन मैनोज, जो कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। राइबोस, डीऑक्सी ठीक है, स्ट्रक्चर अच्छा लगता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, क्लासिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट को किस किस में, जैसे मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, तो बहुत सारे उसमें डिवाइड करा गया है, वो आप देख लेना। फिर ओजोन ओसाजोन फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इंटर कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रक्टोज में कैसे कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज इंटू मैनोज कैसे कन्वर्ट होता है वो देख लेना, ग्लूकोज एंड ईथर एंड ईस्टर के बारे में देखना, इथर थीरियो और डायस्टीरोमर्स भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं दूसरे टॉपिक में,
दूसरा टॉपिक है अमीनो एसिड एंड पेप्टाइड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर, स्टीटोकेमिस्ट्री, अमीनो एसिड्स, एसिड बेस है। इस वाले यूनिट को हम थोड़ा छोड़ते हैं। दूसरा हम आते हैं 7 में, लास्ट में जाती हूँ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जैसे पक्का पूछा जाता है, वहाँ पे चलते हैं, ठीक है। हाँ, जो है लास्ट की जो है 8th यूनिट और 9th 10th की, ये जो है 8th 9th 10th जो है, 8th जो है सिंथेटिक पॉलीमराइजेशन है। सिंथेटिक पॉलीमराइजेशन में एडिशन एंड चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल वेनाइल पॉलीमराइजेशन, आइसोवेनाइल, जो इसमें इसमें जो है पॉलीमराइजेशन इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पॉलीस्टर, पॉलीमर, फिनॉल, रेजिन, यूरिन फॉर्मेशन, रेजिन, नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर। नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिगलर एंड नाटा पॉलीमराइजेशन इंपॉर्टेंट है। विनाइल पॉलीमराइजेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विनाइल आइसो पॉलीमराइजेशन, आइसोविनाइल। तो ये यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंथेटिक डायसमराइजेशन अगर हम आते हैं, ये हमारा ये टॉपिक भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कलर वाला है, डाइस के बारे में पूछा जाता है। कभी आप हमारे उसमें मिथे सॉरी गाइस, फिर इसमें क्या है, इंडिगो के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। इंडिगो कैसे बनता है, इंडिगो का डायग्राम क्या होता है, इंडिगो की सिंथेसिस कैसे की जाती है, इसको कहते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। फ्लूरो रेजिन हो गया, ठीक है। जो टॉपिक कर रही हूँ, मिथाइल ऑरेंज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेर्जिन ग्रीन क्या होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाइज होती है वो हमारी नेचुरल वे से भी बनती है और आर्टिफिशियल वे से भी बनती है। तो नेचुरली हमें कैसे मिलती है वो भी आपको देखना है, और सिंथेटिक वे भी आपको देखना है। सिंथेटिक में हमें मिथाइल ऑरेंज और मेलर्जिट ग्रीन हो गया, और फिनोप्थलीन हो गया, और फिलोस रेजिनिन हो गया, इंडिगो हो गया, ठीक है। रेसिजिन जो भी है इसको देख लेना इंपॉर्टेंट है। नेचुरल प्रोडक्शन जो है आपका लास्ट टॉपिक है सिलेबस का। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है जनरल मेथड स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रिपेनॉइड्स इंपॉर्टेंट है, एल्कोलॉइड्स ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइम स्टोन के बारे में पूछा सकता है, ठीक है। इसमें कोकाकीन और लाइम स्टोन, सिट्रल, इसमें जो भी है ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना। दूसरा है ये हो गया, ठीक है। पहला इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट है, और सिंथेटिक डाइमर, सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक डाइज, सिंथेटिक पॉलीमर, नेचुरल प्रोडक्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ जिससे क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरा है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो पहला सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेकेंड वन इज़ योर हेट्रो कंपाउंड्स, एंड थर्ड इज़ सिंथेटिक पॉलीमर, फोर्थ इज सिंथेटिक डाइज, फिफ्थ इज नेचुरल प्रोडक्ट। तो गाइस इसमें क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, यूनिट है। सिंथेटिक डाइज इंपॉर्टेंट यूनिट है, सिंथेटिक पॉलीमर इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, सबसे पहले इन्हीं को प्रिपेयर करना है। दूसरा हमारा होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो ये 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5। तो इन 5 यूनिट को बाय हार्ट प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और ये आते हैं। और उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट जो है आपको कौन कौन से हैं, उसके बाद जाके आपके कुछ इंपॉर्टेंट आते हैं, जैसे ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड का ज्ञान रिएजेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनो सल्फरिक कंपाउंड जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें थायोल्स और थायोईथर, सल्फोनिक एसिड भी पूछा जाता है, ठीक है। सल्फोनिक एसिड वाला भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। इसमें गिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना। कार्बोहाइड्रेट्स वाला भी जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट बोले गए वो कर लेना, ठीक है। उसके बाद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब हाँ सपोज क्वेश्चन आ गया, अगर आप कहेंगे कि क्वेश्चन आ गया हमें पता ही नहीं था, तो ये क्वेश्चन आते हैं, इसमें से भी आते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको पहले मोस्ट इंपॉर्टेंस को करना है। उसके बाद जब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ये वाले टॉपिक्स करने हैं, क्योंकि उन वाले टॉपिक्स में से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इनसे कभी कभार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद पहले उनको प्रिपेयर करना, उसके बाद इनको प्रिपेयर करना। अगर हमने प्रिपेयर कर लिए हैं तो सबसे पहले आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट यूनिट बता रखी है, उसको सबसे पहले तैयार करना, ठीक है। उसके बाद जाके
मतलब उनको रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। और जिसने अभी तक तैयारी नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जो इंपॉर्टेंट यूनिट मैंने पहले बोली है उनको कवर कर लेना। उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बोले हैं उनको कवर कर लेना। उसके बाद जाके जो दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं अभी बता रही हूँ, जो अभी आ सकते हैं करके, उनको तैयार कर लेना, ठीक है। जो पहले 5 इंपॉर्टेंट बोले हैं यूनिट्स उनको तो पक्का करना ही करना है। उसके बाद जाके इनको प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद अभी ये अमीनो एसिड्स वाला मैं बताऊँगी, और उसके बाद फैट्स एंड ऑयल एंड डिटर्जेंट्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सभी यूनिट्स हैं, ठीक है, लेकिन जो पहले के 5 यूनिट्स मैंने आपको बताई हैं, मैं एक बार फिर बता देती हूँ। पहले की 5 इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन कौन सी बताइए। पहला है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंपॉर्टेंट है बहुत, 1, ठीक है। दूसरा सेकंड इज हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड। तीसरा हमारा सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक डाई। चौथा नेचुरल प्रोडक्ट हमारा 5वां। 1 2 3 3 ये हैं, 2, ठीक है, ये हो गया 3 4 5, ठीक है। 5 टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जाके आपको क्या करना है, रेस कर देते हैं इसे। इसके बाद जाके आपको दूसरे टॉपिक्स करने हैं, ठीक है guys? तो ठीक है, तो इसमें क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी इंपॉर्टेंट, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इंपॉर्टेंट यूनिट, सिंथेटिक पॉलीमर इंपॉर्टेंट, सिंथेटिक डाई इंपॉर्टेंट, नेचुरल प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट। ये 5 टॉपिक्स आप सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे। अगर आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं करा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सबसे पहले इनको प्रिपेयर करेंगे। इनसे क्वेश्चन बन के ज़रूर आते हैं। इनके ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम देखते हैं, उसके बाद जाके जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑर्गेनिक सल्फ्यूरिक कंपाउंड जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। ये ऑर्गेनिक सल्फ्यूरिक कंपाउंड, इससे भी क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है, पक्का पक्का बन के आता है, ठीक है। और दूसरा, और फिर उसके बाद आप जा सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में जा सकते हैं। उसके बाद जाते हैं अमीनो एसिड्स में और पेप्टाइड्स में जा सकते हैं। फैट एंड ऑयल्स डिटर्जेंट से भी क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ इन टॉपिक से क्या क्या बन के आएगा फैट एंड डिटर्जेंट से। तो फैट एंड कॉमन फैटी एसिड्स, हाँ कॉमन फैटी एसिड्स क्या हो सकते हैं, ग्लिसरॉल फॉर्मेशन बनने, ग्लिसराइड कैसे बनता है उसके बारे में आ सकता है। सोप एंड वो वाला नहीं सर, जो सोप डालते हैं किसी साबुन में, तो उसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक होता है जो पानी से हेट करता है वो पोर्शन, और जो हाइड्रोफिलिक होता है वो वाटर से प्यार करता है, तो वो वाटर में हमेशा डिप रहता है। और जो वाटर की सरफेस से बाहर की तरफ होगा, ठीक है, उसका टेल रीजन हमेशा पानी की तरफ होता है। हेड रीजन बाहर को होता है, क्योंकि हेड रीजन जो होता है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, वो उसे पानी पसंद नहीं करता है। कोई फोबिक से याद करना है, याद नहीं रहता है। तो फोबिक मतलब होता है किसी भी चीज़ का फोबिया होना, ठीक है। किसी को चीज़ से आपको डर लगता है, फिर किसी चीज़ से, उसे हम फोबिया कहते हैं, ठीक है। जैसे हमें किसी को खून से डर लगता है, खून को देख के ही वो बेहोश हो जाता है इंसान, ठीक है, तो उसको फोबिया जैसी है उसको, हीमोग्लोबिन से, ठीक है, ब्लड से, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो वैसी क्या है, वैसी फोबिया होता है। वाटर से फोबिया, पानी से डरने वाला इंसान, उसे वाटर हाइड्रो, ठीक है, उसे फोबिया है, वाटर फोबिया है उसे, ठीक है। तो फोबिया इंसान जो होता है वो हमेशा पानी से दूर जाएगा, ठीक है। हाइड्रोफिलिक जो होगा वो प्यार करेगा, फीलिंग्स होंगी, फीलिंग में फीलिंग्स होंगी उसके पास। तो वाटर से अब ऐसे लिख के बता दीजिए ना एग्जाम में कि वाटर के साथ उसकी फीलिंग्स है, ये मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ गाइस, ओके। तो ऐसा वाला लिखा ना। तो हाइड्रोफोबिक जो होता है वो पानी के बाहर, मतलब पानी से प्यार नहीं करता, उसे हाइड्रोजन कहते हैं। और फिलिक जो होता है वो प्यार करता है वाटर से, इसलिए पानी के साथ रहता है हमेशा, साथ हम साथ हैं, ठीक है। जैसे मैं आपके साथ हूँ वैसे ही। तो उसके बाद है, हाँ, तो सोप वाला एल्काइल एराइल सफोनो सफोनेट सल्फोनेट इंपॉर्टेंट है। एराइल सल्फोनेट, एल्काइल सल्फोनेट इंपॉर्टेंट है, ओके गाइस। 10 अमीनो एसिड्स आते हैं। अमीनो एसिड्स में क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्लासिफिकेशंस और फिर और इसमें से तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स क्या होता है, राइबोन्यूक्लियोइड्स, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड्स, ये देख लियो, पांडा। उसके बाद सो गाइस, अभी मैं आपको बता रही थी कि इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, स्पेक्ट्रोस्कोपी तो इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी, ऑर्गेनोसल्फरिक कंपाउंड भी, एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अमीनो एसिड्स भी इसमें हमारे उसमें से, ये अल्फ़ा अमीनो एसिड से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये डीएनए एमआरएनए वाला इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। फैट में हमारा सोप और डिटर्जेंट से क्वेश्चन पूछा गया था
कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे, मैंने इसी यूट्यूब चैनल में डाल दिए हैं, आप देख लेना। तो उसमें देख लेना क्वेश्चन, और उन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करके जाना। आपको देखेंगे अभी जब ये वीडियो देखने के बाद वाली वीडियो देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन जो दीदी ने अभी हमें वीडियो में बताए वो हमारे क्वेश्चन पेपर में, मतलब इस क्वेश्चन पेपर में आ रखे हैं, 3rd ईयर के जो प्रीवियस है, जो हमारे टाइम का जो मैंने अपलोड करा है। और वैसे ही आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके स्ट्राइक होंगे, और आप अच्छे मार्क्स से पूरे क्वेश्चन अटेंड करके आएंगे, ठीक है। दूसरा है फैट डिटर्जेंट में फैट और मतलब ऑयल क्या था, डिटर्जेंट्स एंड सोप में क्या डिफरेंस है वो देख के आना। और जो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक वाला चीज़ है उसको भी देख के जाना। और इसमें फैट एसिड्स और ग्लिसरीड ग्लिसराइड्स वगैरह देख के चल जाना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका सिंथेटिक पॉलीमर्स, तो ये सारा का सारा जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको तो पक्का पक्का करके जाना, ठीक है। इस इन 3 यूनिट को, ये 3 यूनिट जो है आपको पक्का पक्का करके जानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीनो एसिड से भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से भी, सॉरी ये क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से भी क्वेश्चन बन के आते हैं, भी इंपॉर्टेंट है। सल्फर से भी एक कंपाउंड क्वेश्चन बन के ही आता है। इग्नाट रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली भी यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया कि इसमें आपके सिलेबस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स में से आपकी 5 यूनिट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरी है आपकी 6 यूनिट जो है आपकी 6 या 7 यूनिट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देख के जानी है। पहली स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तीसरी हमारी है सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक डाइज और नेचुरल प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अमीनो एसिड से क्वेश्चन बन के ज़रूर आएगा, इंपॉर्टेंट है। और ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड से भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन बन के आते हैं। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ग्रिग्ना रिएजेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करके आनी है। कार्बोहाइड्रेट्स भी देख के आने हैं, ऐसा नहीं कार्बोहाइड्रेट्स भी देख के आ रहे हो, कार्बोहाइड्रेट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने अभी इंपॉर्टेंट बता दिया है, इसके अंदर सब यूनिट कौन से पढ़ना है वो सब पढ़ लेना, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, इतनी ही आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी डाउट होंगे आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना कि इस टॉपिक को हमें मिल नहीं रहा है, ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। जब आप कमेंट करेंगे तभी तो मुझे पता चल सकेगा कि आपको किस टॉपिक पे डाउट है या किस पे वीडियो बनानी है। जैसे कि मुझे एक बच्ची का मैसेज आया था कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंस बता दो, उसको बहुत ज़्यादा डर लग रही थी कि उसमें पेपर कैसे बनाएगा। अब मैंने सब इंपॉर्टेंट बता दिया है, अब इसमें से जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, तो तभी तो मैं आपकी सोल्यूशन को दे सकती हूँ। अगर आप हेजिटेट करते हैं कि हम कमेंट में करेंगे लोग क्या सोचेंगे, तो लोग सोचते रहेंगे गाइस, उनका काम है सोचना, आपका काम है करके दिखाना, क्योंकि आपकी लाइफ आपके हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में है नहीं, ठीक है। एग्जाम में आपको लिखना है, तो आपको अगर दा का मतलब भी नहीं समझ में आता है तो आप वो भी पूछ सकते हैं मुझसे, मैं वो भी बताऊंगी कमेंट में दा का मतलब क्या क्या होता है करके, ठीक है। एक छोटी से छोटी चीज़ भी आपको बताऊंगी। अगर आपको नहीं पता कि केमिस्ट्री में बेसिक यूनिट बेंजीन कैसे बनती है, या फिर एक CH3 बॉन्ड कैसे, CH3 CH2 CH3 वो हम कैसे क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं, अगर वो तक नहीं पता मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। हर किसी को प्रॉब्लम होती है, हर किसी की चीज़ होती है, लोगों को इग्नोर करो गाइस, और जो आपके अंदर दिक्कतें हैं उनको उनमें इंप्रूवमेंट लेके आओ, ठीक है। दैट्स द बेस्ट थिंग होती है, अपने अंदर की कमियों को की इंप्रूवमेंट करना सीखो, ना कि दूसरों के अंदर की कमियों को निकालो, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखो कि तुम्हें किस चीज़ में दिक्कत है, दिक्कत नहीं है तो थैंक यू लिख दो। और वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और कोई भी दिक्कत होती है बेझिझक अपनी बड़ी बहन समझ के मुझे मैसेज कर देना इसमें कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपकी बिल्कुल बिल्कुल हेल्प करूँगी, ओके गाइस। तो तब तक के लिए इतना ही। और लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको दिक्कत है कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में रिप्रेजेंट करते हैं, अपना आंसर शीट कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है, आंसर्स को किस तरीके से लिखना चाहिए, कितने अट्रैक्टिव वे से लिखना चाहिए, क्या क्या लिखना चाहिए उसके अंदर, किस मेथड से लिखना चाहिए, क्योंकि जिस फेज से आप गुजर रहे हैं वो फेज से मैं गुजर चुकी हूँ। इस चीज़ पे आप मेहनत करिए और इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करके जाइए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, में से क्वेश्चन जरूर आएंगे, और ये तो आपका सिलेबस है, सिलेबस से रिलेटेड तो क्वेश्चन आता ही आता है। सो बिल्कुल भी डरना नहीं। एग्जाम में क्या होता है ना, हम बैठते हैं, हमारे दिल बहुत जोर से धड़कने लगता है और हम टेंशनाइज हो जाते हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। आपको सब आते हुए भी आप सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, जो हम पढ़ के आए वो एग्जाम में नहीं आएगा तो क्या होगा। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ अगर आप इतना पढ़ लिए तो एग्जाम का हर एक क्वेश्चन आपको आएगा, बल्कि आपको सोचोगे कि मैं कौन सा क्वेश्चन करूँ, क्योंकि इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको मैक्सिमम 8 या मतलब 5-6 क्वेश्चन करने होंगे मैक्सिमम, तो उसमें भी आप सोचोगे कि मेरे को तो सारे आते हैं, मैं कौन सा छांटूँ। आपको ये दिक्कत हो जाएगी, पता है, इस चीज़ से आपको सारे क्वेश्चन आएंगे उस चीज़ के। और कॉपी में कैसे रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से गुड मार्क्स हमें मिलेंगे, हम लिख के आते हैं लेकिन हमारे पेपर में मार्क्स नहीं आते हैं, तो वो सब चीज़ें मैं बताऊंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, तभी सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा वो वीडियो कब आई कब गई, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आज है 28 मार्च, तो ये 28 मार्च की वीडियो है, तो शायद आपका पेपर 16 को होगा, किसी का कोई 2 साल बाद देख रहा होगा वीडियो, कोई कल देखेगा, कोई आज देखेगा, तो इसलिए मैं बता दीजिए डेट और आप देख लेना। और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी और ज़रूर कोशिश करूँगी। और कुछ बच्चों को PDF चाहिए होती है, तो गाइज यार मैं तुम्हें किस तरीके से दूंगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसमें अवेलेबल करवा दे रही हूँ, मैं मतलब स्क्रीन में दिखा दे रही हूँ, तो आप इसमें से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके अपना काम कर सकते हो। तो PDF तो मैं प्रोवाइड नहीं करवा सकती हूँ, सॉरी, लेकिन इसमें से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो पॉज करके, और अपनी बड़ी बहन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कोई भी दिक्कत हो सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए, ओके। तब तक के लिए बाय, गुड लक, अच्छे से प्रिपेयर करो और बढ़िया तरीके से एग्जाम लेके आना।
और तब तक के लिए इतना ही। फिर इसमें से भी कोई टॉपिक आपको चाहिए होंगे तो वो भी मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगी। ठीक है, बाय, गुड लक एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सीताराम एंड राधे राधे।